हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है। एनपीओ को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या देखना होता है, कौन कौन से अकाउंट बनाने होते हैं और सब्सक्रिप्शन को कैसे कैलकुलेट करना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें क्या आएगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा एनपीओ बिजनेस है वो सोशल वेलफेयर के लिए है। यहाँ पर कोई कैपिटल नहीं लेकर आता, लेकिन हमें डोनेशन के थ्रू पैसा मिलता है। तो वहाँ पर कुछ हमें फंड्स भी मिलते हैं, वो उन फंड्स का हमने क्या करना होता है। सेम ही जो हम सामान यूज़ कर रहे हैं उसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है, इसके बारे में आज हमारा लेक्चर है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ फंड बेस्ड। फंड क्या होता है बेसिकली, हम देखते हैं कि कोई भी क्लब आ गया या कुछ भी आ गया तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग के लिए पैसा दे जाते हैं। मतलब अगर किसी स्पेसिफिक काम के लिए अगर कोई डोनेशन मिल रही है उसे हम क्या बोलेंगे, फंड बोलेंगे। समझ आइए आपको, जैसे बिल्डिंग फंड स्पेसिफिक रीजन हो गया कि बिल्डिंग बनाने के लिए ये पैसा मिला है, हमने बिल्डिंग पर ही यूज करना है। नंबर सेकंड, टूर्नामेंट फंड। मतलब ऐसी चीजें जो हमें पहले से ही डिसाइडेड हो कि ये पैसा हमने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों पर खर्च करना है, उसे हमने क्या बोलना है, फंड बेसिस फंड बोलते हैं हम उसे। और उसे अकाउंटिंग, मतलब उसे हम अगर हम हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स। तो नंबर सेकंड हमारा टॉपिक क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। बेसिकली ये टॉपिक आपको इजीली है, आप करके भी आए हो पहले भी। सपोज हम स्टेशनरी को यूज करते हैं, हमारे पास जब हमारा साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल को 100 रुपए की स्टेशनरी पड़ी थी। हमने क्या किया, थोड़ी सी और खरीद ली ड्यूरिंग द ईयर, मान लो 600 रुपए की और खरीद ली। तो एंड में क्या हुआ, साल के एंड में क्या हुआ, हमारे पास 200 रुपए की स्टेशनरी बची पड़ी है। हमने 100 रुपए की हमारे पास पहले पड़ी थी, 600 की हमने और खरीद ली, हमारे पास टोटल कितनी हो गई, 700 की। 700 में से 200 रुपए की अभी तक बची पड़ी है। मतलब हमने पूरे साल में कितने रुपए की स्टेशनरी यूज की है, दैट इज 500। तो 500 हमारा क्या बन गया, एक्सपेंस। यही हमने कैलकुलेट करना सीखना है। मैंने आपको थोड़ा सा बता भी दिया कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है बेसिकली उसे हमने ऐड करना है, परचेज को ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक को हमने लेस करना है। ठीक है। इसमें हमने फॉर्मूला मेथड, जो भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इससे पहले वाले लेक्चर में, इसमें भी हम उसे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर बना लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूं। मैंने यही लिखा था, बिगिनिंग एंड एडवांस प्रीपेड। ठीक है। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स ड्यू। और यहां पर आया था स्टॉक स्टेशनरी जो हमने आज यूज करनी है, फंड्स। तो मैंने स्टेशनरी को क्या किया था, बिगिनिंग वाले को ऐड किया था, बिल्कुल जी, हमारे इस टेबल के अकॉर्डिंग भी ऐड करना था। और एंड वाले को मैंने क्या किया था, माइनस। तो बिल्कुल टेबल के अकॉर्डिंग भी हमने इसे माइनस ही करना है। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आता हूं, हम उस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारा मेथड अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, जो हमने करना स्टार्ट किया है। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए नॉट फॉर
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम इन आइटम्स को कैसे प्रेजेंट करेंगे हमारी बुक्स में जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तैयार करनी है। कौन कौन सी स्टेटमेंट हम तैयार, मतलब कौन कौन सा अकाउंट हम प्रिपेयर करते थे, मैंने आपको बताया था, रसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब फर्स्ट वन हम कौन सा तैयार करेंगे, रसीट एंड पेमेंट, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, नंबर सेकंड आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली जो आपको मेन दो अकाउंट बनाने सीखने हैं वो कौन से हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो हमने साथ में आज ये भी पढ़ना है कि कौन सी आइटम को हमने कहां पर रिकॉर्ड करना है और कैसे रिकॉर्ड करना है, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी साथ साथ में करेंगे, क्योंकि यही टॉपिक आपको आगे चलकर फुल क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आपका जो अभी 2020 वाला एग्जाम था उसमें भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग और सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आया था और आएगा आपको 2021 में भी। मतलब जो आपका सेशन है, आपका एग्जाम होगा, सीबीएसई का फाइनल एग्जाम होगा, उसमें भी आपको सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा। और पंजाब बोर्ड के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि 10 मार्क्स का पेपर आपको आने वाला है सीबीएसई वालों को, और पंजाब बोर्ड में भी 10 मार्क्स का ही आएगा, क्योंकि सिलेबस आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। आपको भी पता चल गया होगा कि 80 मार्क्स का भी आपको भी सीबीएसई की तरह 80 मार्क्स का ही एग्जाम आने वाला है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ आपके सिलेबस के बारे में कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिलहाल हम आज अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। इसको हमने कैसे करना है, तो हम एक क्वेश्चन देख रहे थे, हम उस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। इन्होंने क्या बोला कि हमने जो ये आइटम्स हमें गिवन है दो, उसको हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या गिवन है, टूर्नामेंट फंड। हमारे पास 80,000 रुपीज रिसीव हुए। टोटल हमारे पास कितना फंड है टूर्नामेंट के लिए, 80,000 रुपीज है। उसमें से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हमने 14,000 क्या कर दिए, खर्च कर दिए। एक्सपेंसेस का मतलब तो खर्चा करना ही होता है। 80,000 में से 14,000 हमने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। जो रिमेनिंग अमाउंट बच गई हमने कहां पर स्पेंड करनी है, हमें भी पता है, क्योंकि ये फंड है, किसी खास काम के लिए मिला है। जो भी खास काम है उसी पर हमने खर्च करना है। मतलब अगर टूर्नामेंट के लिए पैसा मिला है तो हमने टूर्नामेंट पर ही खर्च करना है। इसी वजह से ये क्या बन गई हमारे लिए, हमारी लायबिलिटी। तो हमने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इसे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि लायबिलिटी साइड में ही फंड को लिखा जाएगा जितना हमारे पास बच गया, क्योंकि हमने इसे टूर्नामेंट पर ही यूज करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या बनता है, 66,000 हमारा लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट। हम एक बार चेक भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो हमें क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट 66,000। दिख रहा है आपको कि हमें 66,000 रुपए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर लिखना है। बिल्कुल जी सर, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आया। तो उसमें क्या गिवन है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन द फाइनल अकाउंट ऑफ। इन्होंने यहां पर भी यही पूछा कि हमने फाइनल अकाउंट में इसे कैसे शो करना है। हमारे पास कितना फंड है, बेसिकली 50,000। टूर्नामेंट में खर्च कितना कर दिया, 15,000। हमारे पास कितना बचा, 35,000। 50,000 रुपए हमारे पास फंड था, जिसमें से 15,000 हमने खर्च कर दिया। हमारे पास कितना रिमेनिंग बच गया, हमारे पास बचा 35,000। उसके बाद क्या हुआ, रसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स 20,000 की हमने टिकट सेल कर दी। तो हमारे पास पैसा आया कहां से, टूर्नामेंट के थ्रू ही। तो हमने इसे इसमें ऐड कर लेना है। मतलब
50,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 35,000। हमारे पास 35,000 रुपये बचे थे और 20,000 हमारे पास और आ गए, तो हमारे पास कितना फंड हो गया अब दोबारा से 55,000। तो हमने अब की बार कितना फंड लिखना है लाइबिलिटी साइड पर? 55,000। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? जस्ट खर्चा गिवन था, तो हमने खर्चा माइनस किया और जो रिमेनिंग रह गया वो हमने बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर लिख दिया। तो यहां पर हमें थोड़ी सी इनकम भी हुई उसी सोर्स से, तो हमने उसे भी ऐड कर लिया और जो फाइनल अमाउंट बनी उसे हमने बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिख दिया। मतलब 55,000 हमने बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर लिख दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है? यहां पर एक तो प्राइस दिया हुआ है और एक दिया हुआ है मैच। तो एक तो है केस नंबर 1 और एक है केस नंबर 2। केस नंबर 1 में प्राइस फंड गिवन है हमें 50,000। हम पहले इसे करेंगे। प्राइस फंड हमें कितना गिवन है? 50,000। और हमने खर्च कितना किया? प्राइस अवॉर्डेड। प्राइस फंड का मतलब क्या हुआ? प्राइस देने के लिए पैसा मिला हुआ है और किसी काम के लिए हमने यूज नहीं करना। तो हमें कितना पैसा मिला? 50,000। उसमें से हमने प्राइस कितने डिस्ट्रीब्यूट किए? अवॉर्डेड का मतलब क्या है? हमने दे दिए कितने? 12,000। हमारे पास कितना पैसा बचा? 38,000। वही हो गया जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया। 38,000 को हमने क्या करना है? हमने अपनी बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है। बैलेंस शीट में यहां पर आप दिखा दो कि हमारे पास फंड, सॉरी 2 तो आता नहीं है, लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। आपको ये तो सभी को पता है ना कि लाइबिलिटी साइड कभी टू या बाय का यूज नहीं होता बैलेंस शीट में। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? प्राइस फंड कितना था हमारे पास? 50,000 लेस प्राइस अवॉर्डेड कितना? 12,000। हमारे पास कितना बचा? 38,000। हमने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ऐसे लिख लेना है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें नेक्स्ट दिया हुआ है मैच एक्सपेंस। मैच में पैसा खर्च हुआ लेकिन हमारे पास कोई फंड तो है ही नहीं। अगर हमारे पास फंड नहीं है, पहले तो क्या था जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, हमारे पास टूर्नामेंट के लिए पैसा था, हमने उसमें से यूज कर लिया, जो रिमेनिंग बचा वो हमने बैलेंस शीट में डाल दिया। लेकिन अगर आपके पास फंड सफिशिएंट नहीं है या आपके पास फंड है ही नहीं, बात को समझो, आपने खर्च कितना किया? 15,000, लेकिन आपके पास फंड है 0, तो आपको तो 15,000 जेब से देना पड़ा, अपनी पॉकेट में से देना पड़ा, एनपीओ की पॉकेट में से देना पड़ा, कहीं और से आपको फंड तो नहीं मिला था। तो आप क्या करोगे? इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखोगे। तो थोड़ा सा मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में भी बताता हूं। हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा ही बताऊंगा। डेबिट साइड पर जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे, वहां पर हम पर्टिकुलर्स लिखते थे, लेकिन यहां पर हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे। अमाउंट एंड इनकम एंड अमाउंट, ठीक है। तो हमारा 15,000 खर्च हो गया लेकिन हमारे पास आया कुछ नहीं, तो हमने क्या करना है? टू मैच एक्सपेंसेस। नॉर्मल सी बात है, 15,000 अगर हमारे पास है ही नहीं कुछ तो हम फंड से कहां से यूज करेंगे जी, ठीक है। और नंबर सेकंड, अगर हमारे पास फंड होता 20,000 लेकिन हमारा खर्चा हो जाता 30,000, ये है फंड और ये है हमारा एक्सपेंस। अगर खर्चा ज्यादा हो गया, पहले तो हमने देखा था कि 50,000 हमने फंड ले रखा था, खर्चा हुआ सिर्फ 12,000, जो बचा हमने यहां पर डाल दिया बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। अगर हमारा खर्चा ज्यादा हो गया, मतलब हमारे पास फंड था 20,000 और हमने खर्च कर दिया 30,000, तो 10,000 रुपया जो ज्यादा खर्च किया वो भी हम बैलेंस शीट में, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे और बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि पूरे का पूरा फंड हमने यूज कर लिया। आपको क्लियर हुई बात मेरी कि अगर आपके पास सरप्लस फंड बच रहा है, अगर आपके पास
फंड में से खर्चा करने के बाद भी फंड बच रहा है तो आपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखना है। और अगर कुछ नहीं बच रहा फिर हमने कुछ नहीं, मान लो ये आ जाता कि 20,000 हमारे पास फंड है और 20,000 ही हमने खर्च कर दिया तो हमारे पास जीरो आ जाता, फिर हमने कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना था इसका, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास फंड कम है लेकिन हमने खर्चा ज्यादा कर दिया तो जितना ज्यादा किया वो हमने एक्सपेंडिचर साइड पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख लेना है। ये है हमारी फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये क्या है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसमें मैं एक बार आपको केस 2 भी करवा देता हूं, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक करेंगे अपना, जो हमारा क्या था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। जो हमने मटेरियल को यूज किया है उसकी हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो केस 2 आ गया, मैच फंड दिया हुआ है 1 लाख और मैच के खर्चे दिए हुए हैं हमें 35,000, इन्वेस्टमेंट दी हुई है 60,000, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड हमें 0 गिवन है। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड 0। उसके बाद आ गया इन्वेस्टमेंट्स 3,000, प्राइज अवॉर्डेड 19,000। ये थोड़ा सा उल्टा आ गया, उसके कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, 1 लाख रुपए का मैच फंड है। हमारे पास क्या है, 1 लाख रुपए का मैच फंड है और हमने मैच के लिए खर्चा कर दिया 35,000। मैंने इसे ब्रैकेट लगाया, मैंने बताया था ना आपको ब्रैकेट लगाना है, कब लगाना है, जब हमने माइनस करना है। तो मैच एक्सपेंसेस। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट की तो हमारे पास से पैसा सिर्फ बैंक में गया है, ये तो नहीं है कि हमारे पास से पैसा खर्च हो गया दोबारा आएगा नहीं ये या वो, तो इसे हमने कुछ नहीं करना। आपको इस चीज में ध्यान रखना है, हमने किसी भी फंड की इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं करना। इन केस आपको इस पर कोई इनकम मिल जाती, जैसे इन्होंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा हुआ है, शायद ये मिस प्रिंट हुआ है या कुछ भी हो गया, तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं लूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हमें इंटरेस्ट मिला होता, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड हम मान लेते हैं, चलो हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला 10,000, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, 10,000 इसमें ऐड कर लेना है इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि जो पैसा हमें इंटरेस्ट दे रहा है वो इसी पैसे में से लिया गया था, तो इसलिए हमने क्या किया, उसे ऐड कर लिया हमारे पैसे में, तो हमारा आंसर आ गया 75,000, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हम एक बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इसे अब हमने क्या करना है। इसका मैंने बनाई बैलेंस शीट, हमारे पास आई लायबिलिटी साइड। सबसे पहले था मेरे पास मैच फंड जो था 1 लाख, मैंने इसमें से लेस किया मैच एक्सपेंसेस कितने, 35,000। उसके बाद मैंने ऐड किया कितना, इंटरेस्ट 10,000, तो मेरे पास आ गया 75,000। ये तो आपको पता ही है कि कैसे आया। उसके बाद जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वो मैंने लिख लेनी है, इन्वेस्टमेंट एसिड साइड पर कितनी, 60,000। ये आ गई हमारी बैलेंस शीट में कि हमने उसे कैसे ड्रॉ करना है, जो क्वेश्चन हमें गिवन है। जो अगर इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट का हमने लेस और ऐड कुछ नहीं करना, लेकिन हमने उसे बैलेंस शीट में एसिड साइड पर लिख लेना है, इन्वेस्टमेंट अगर आपको आती है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाना चाहूँगा, वो है बिल्डिंग के बारे में। मैं देखता हूँ इसमें वो क्वेश्चन होगा ज़रूर, हम चेक करते हैं कि अगर हमें बिल्डिंग के लिए फंड मिला और हमने वो पैसा बिल्डिंग पर यूज़ कर दिया तो हम क्या करेंगे। अगर हमें बिल्डिंग के लिए फंड मिला और वो पैसा हमने बिल्डिंग पर यूज़ कर दिया तो हम उस पैसे का क्या करेंगे। अगर इसमें नहीं मिला तो मैं अपने पास से कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, नहीं है तो मैं एक एग्जांपल अपने पास से ले लेता हूँ। हम मान लेते हैं बिल्डिंग के लिए हमारे पास फंड है ऑन
1 अप्रैल 2019 इज इक्वल टू 10 लाख। हमारे पास 10 लाख रुपए का क्या है, फंड है, ठीक है। इनिशियल जब साल शुरू हुआ ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद हमें आया डोनेशन और डोनेशन फॉर बिल्डिंग हमें और रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर 20 लाख, ठीक है। उसके बाद आया कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कितने रुपए की कर दी हमने, 15 लाख। तो हमारा 15 लाख रुपए खर्च हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमारी आ गई ये बैलेंस शीट। तो मैंने सबसे पहले यहां पर क्या लिखना है, बिल्डिंग फंड, ओपनिंग बिल्डिंग फंड कितना मिला मेरे को, 10 लाख। मेरे पास पहले से कितना पड़ा था, 10 लाख। मैंने ऐड किया जो मुझे डोनेशन रिसीव हुई, कितनी रिसीव हुई, 20 लाख। तो मेरे पास कितना पैसा बन गया, टोटल 30 लाख। उसमें से मैंने यूज कर लिया। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन पर मेरा यूज हुआ कितना, 15 लाख। इसको मैं ब्रैकेट ले दे देता हूं। मेरे पास कितना पैसा बच गया, 15 लाख। सर इसमें तो कुछ नया आया ही नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? तो मैं आपको बताता हूं नया क्या है। नया अभी स्टार्ट होगा। तो एक तो हमने क्या करना है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हमने यहां पर लिखनी है कितने की, 15 लाख। टोटल जितना हमने इन्वेस्ट कर दिया बिल्डिंग पर, 15 लाख रुपए के हमारे एसेट्स भी तो बन गए। और क्या करना है हमने, हमें क्वेश्चन में एक कैपिटल फंड भी गिवन होगा। तो मैं ऊपर क्वेश्चन में लिख भी लेता हूं, कैपिटल फंड सपोज हमारे पास कितने का गिवन है, 10 लाख रुपए का पहले से गिवन है। तो हमने कैपिटल फंड लिखना है यहां पर 10 लाख और ऐड करना है यहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड कितने की, 15 लाख की। तो टोटल बन गया मेरा 25 लाख का क्या, कैपिटल फंड। सर कैपिटल फंड क्या होता है, इसमें तो कैपिटल होती नहीं है, तो आप कैपिटल फंड क्यों लिख रहे हो? जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस आएगा, जो भी पैसा हमें डोनेशन के रूप में मिलता है, हम उसे फाइनली कैपिटल फंड में सेटल करते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम करेंगे जब हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। फिलहाल आप इतना ही समझो कि आपने जितना पैसा बिल्डिंग बनाने में खर्च कर दिया, मतलब जितने रुपए की आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, आपने उसे कैपिटल फंड में ऐड करना है। और ये आपको पक्का ही गिवन होगा अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है। मुझे बुक में नहीं दिखा, इसीलिए मैंने अपने पास से ये स्टेटमेंट ले ली। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। मैं बार बार आपके लिए यही बात बोल रहा हूं कि सब्सक्रिप्शन वाला जो हमने किया था प्लस जो हमने आज टॉपिक किए हैं, ये सारे टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसे अच्छे से करना ही पड़ेगा। आप इसे लीनियंट नहीं ले सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो 10 मार्क्स का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो इनके बिना कंप्लीट नहीं होंगे। अगर आप ये भी मान लो कि आपने 4 मार्क्स के छोटे क्वेश्चन छोड़ भी दिए और आप 6 मार्क्स के लिए जाओगे, तो 6 मार्क्स में भी सब्सक्रिप्शन 101% आपको पक्का आएगी। और उसके अलावा हो सकता है आपको ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग पर भी कुछ ना कुछ आ जाए। और साथ में जो मैं अभी टॉपिक करवाने वाला हूं वो भी आपको डैम श्योर आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड का, किसमें, हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हम अभी करने वाले हैं हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा फॉर्मूला यही यूज हो रहा था, कहीं भी आप यूज करोगे तो हमें यही फॉर्मूला यूज होगा। जो जैसे अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड वाला, ठीक है। इसमें भी मैं आपको सेम यही फॉर्मूला यूज करके दिखाता हूं कि कैसे यूज होगा।
देखिए अगर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं नॉर्मली, क्वेश्चन नंबर 26 हमें गिवन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। हमने क्या कैलकुलेट करना है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितने रुपए की मेडिसिन यूज कर ली, कंज्यूम कर ली। ठीक है, तो क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास मेडिसिन का कितना, 1 लाख का। तो मैंने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितने रुपए की, 1 लाख की। तो मैंने क्या लिखा, 1 लाख लिखा। ओपनिंग स्टॉक को हमने करना क्या होता है, साथ में ये भी रख लेते हैं, हमने स्टॉक का ओपनिंग का क्या करना है, प्लस करना है। तो मैंने प्लस कर लिया जी, लिख लिया प्लस में। उसके बाद क्या दिया, ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। तो मैंने ओपनिंग क्रेडिटर्स का क्या करना है, ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने माइनस करने हैं हमने। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स मैंने माइनस कर लिए कितने रुपए के, 90,000 के। उसके बाद आ गया मेरे पास कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। वैसे ये मेरी हेडिंग थी जो हम लिखते हैं ना ड्यूरिंग द ईयर वाली, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन कितने रुपए की, 3 लाख की लीजिए। उसके बाद क्या आया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितने रुपए की, 1,50,000। मैंने क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक एंड माइनस, मैंने जी माइनस कर लिया। उसके बाद क्या आया मेरे पास, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, सॉरी, ओपनिंग को मैंने माइनस किया था, क्रेडिटर्स को ओपनिंग को माइनस, एंड वाले को क्या करना है, प्लस करना है। तो मैंने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। कितने रुपए का, 1,30,000। तो मैंने अभी इसका आंसर कैलकुलेट करना है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो 3 + 1 4 लाख, 4 लाख प्लस 5,30,000 माइनस 1,50,000, तो ये आ गया हमारा 3,80,000 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये तो बहुत इजी हो गया। हमने कैलकुलेट क्या किया, यहां पर सिर्फ ये कैलकुलेट किया कि हमने कितने रुपए का मटेरियल कंज्यूम किया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन भी करके देखते हैं, हमें पता चल जाएगा। उसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, कहते हैं अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 5400, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन द हैंड ऑन 31 मार्च 2020। हमें और कुछ नहीं दिया, हमें बताया कि हमने पूरे साल में 54,000 स्टेशनरी के लिए पे किया। मतलब हमने टोटल परचेज कितना किया, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना, 5400। ठीक है, और इसमें से हमने क्या करना है, लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हमने लेस करना होता है ना, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि स्टॉक में क्लोजिंग को हमने माइनस करना है। तो मैंने माइनस कर दिया कितना, माइनस कर दिया मैंने 250 का मेरे पास स्टॉक रिमेनिंग पड़ा है, तो मैंने उसे माइनस किया, तो मेरे पास कितना बच गया, 5,150। ये आ गया मेरा आंसर, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। मेरे को ना इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन की गलती लग रही है, हम दोबारा चेक करते हैं एक बार। 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख, 4 लाख 5,30,000 माइनस 1,50,000, ये बन गया हमारा 380, और माइनस 90,000 मैं करना भूल गया, 2,90,000 रुपये हमारा आंसर आएगा। 3,80,000 मेरी कैलकुलेशन में गलती थी, 2,90,000 रुपये हमारी क्या आएगी,
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, मैंने 90,000 लेस नहीं किया था ओपनिंग क्रेडिटर का, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये था क्वेश्चन नंबर 26। उसके बाद 27 का ए पार्ट हो गया और अब हम करेंगे पार्ट नंबर बी। इसमें क्या दिया, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड फर्स्ट अप्रैल मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना हमारा 1500 रुपए। उसके बाद पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 5400। सारा क्वेश्चन सेम है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 250, लेकिन हमें क्या दे दिया 1500 रुपए ओपनिंग स्टॉक। पहले वाले में ओपनिंग स्टॉक नहीं था, दूसरे वाले में ओपनिंग स्टॉक दे दिया। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं तो हमने ओपनिंग स्टॉक को क्या करना है, प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे 5150 में 1500 रुपए प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6650। मतलब हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का, मतलब 27 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। पार्ट नंबर थर्ड करेंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019 1500। क्रेडिटर भी ओपनिंग है, 1 अप्रैल है मतलब ओपनिंग क्रेडिटर हो गए। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 5400। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020 250। सारा कुछ सेम, यहाँ पर हमें ओपनिंग क्रेडिटर दे दिए। ओपनिंग क्रेडिटर्स का हमने क्या करना है, क्रेडिटर्स और ओपनिंग हमने लेस कर देना है। कितने रुपए के ओपनिंग क्रेडिटर 1000 के, तो माइनस 1000, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5650 रुपीज। तो बेसिकली मैं आपको एक ही बात समझाना चाहता हूं कि आप इसे भी अच्छे से करो और समझने वाला मेथड भी करो कि आपने ऐसा किया क्यों। हमें ये भी तो पता हो ना कि हमने ओपनिंग स्टॉक को ऐड क्यों किया। मैंने आपको ऑलरेडी जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल कराई थी इसमें बता दिया था कि हमने पहले ये चेक किया कि हमारे पास टोटल स्टॉक कितना हुआ, हमने कितने का खरीदा था प्लस हमारे पास पहले से कितना पड़ा था। तो टोटल स्टॉक बन गया हमारे पास, टोटल में से हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, जो हमारे पास बैलेंस बच गया उसको हमने माइनस कर देना है और हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास हमने कितने रुपए का यूज कर लिया। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको और आसान भाषा में भी दे देता हूं। सपोज जैसे ये एक पेन है, मेरे पास 10 पेन है, तो मैंने क्या किया 10 पेन में से 2 पेन मेरे पास पहले से हैं और मैंने 8 पेन और खरीदे थे। मेरे पास टोटल बन गए 10 पेन। 10 में से साल के एंड में या इस वीडियो के बाद मेरे पास अभी 9 पेन पड़े हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि इस वीडियो में मैंने कितने पेन यूज किए, 1 पेन यूज किया। नॉर्मल सी बात है, वही हमने कैलकुलेट करना है। सर कैलकुलेट, चलो आपने बोल दिया कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके करना क्या है, हमने करना क्या है, हमारा ये खर्चा है, हमने यूज किया किसी चीज को, हमारा खर्चा है, तो हमने इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पर मतलब एक्सपेंडिचर साइड पर लिख लेना है जो भी हमारी आई। मतलब अगर हमारे पास मेडिसिन था तो हमने क्या लिखना, मेडिसिन कंज्यूम्ड। अगर यहां पर स्टेशनरी आई तो टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड। क्लियर। तो ऐसे आपको लिख लेना है 2,90,000 रुपए 5650 या 6650 या 5150, कोई भी आया हो आपका आंसर, आपको ऐसे लिख लेना है। ये था हमारा टॉपिक। कौन कौन सा, एक तो था फंड बेस्ड अकाउंटिंग, एक था कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। एक आपका और टाइप रह गया है इस चीज में, अगर हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम करना है, लेकिन इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये लेक्चर आपका बहुत बड़ा बन जाएगा, आपको फिर समझ नहीं आएगा अच्छे से। इसीलिए इसमें रह क्या गया है मैं वो बता देता हूं आपको। जैसे हमें यहाँ पर क्या था, हमें गिवन था कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज किया, उसमें हमने कैलकुलेट करना होगा कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने रुपए का परचेज किया। उसके बाद हम ये प्रोसेस करेंगे जो हमने अभी किया। तो आपको सिंपल पहले कैलकुलेशन करनी सीखनी है और आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपके 10 मार्क्स इसमें से आने हैं, आपको 10 मार्क्स का एग्जाम में ये क्वेश्चन आना है।
मतलब टोटल चैप्टर में से आपको 10 मार्क्स का पेपर आना है, आपको इसे अच्छे से करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ नहीं क्लियर हो रहा तो आप मेरे को व्हाट्सएप या मोबाइल ऐप के थ्रू बता सकते हो। और एक और अनाउंसमेंट है आपके लिए, मैं कर देता हूं। मैं एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मोबाइल ऐप पर। अगर कोई भी स्टूडेंट उसमें आना चाहता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मेरे को मेरी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके मैसेज करो, उस पर मैं आपको एक फॉर्म भेजूंगा। आपने वो फॉर्म फिल करके मेरे को वापस भेजना है। आपको मैं एक बैच में ऐड करूंगा और डेली बेसिस पर जो भी हम लेक्चर सुनेंगे, जो भी लेक्चर हमारा होगा, उस लेक्चर में आपका टेस्ट आपको मिलेगा। उस लेक्चर का आपको वो टेस्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेस्ट सीरीज जो जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसको फॉर्म दे दूंगा, तो आप उसे फिल करके मेरे को वापस दे देना। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।